हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। आई होप आप लोग सब एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो सेट का एग्ज़ाम तो जा चुका है। अब HP PGT का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है एंड यू ऑल नो कि उसके लिए बहुत बहुत कंपटीशन है। मेडिकल में तो आपको पता ही है कि कितनी ही पोस्ट्स हैं, तो बहुत कंपटीशन हो चुका है। तो प्रिपरेशन भी उसी लेवल की आपकी होनी चाहिए। अगर आपको इतनी भीड़ में शाइन आउट करना है तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन भी अलग होनी चाहिए और बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए। लेकिन अच्छी प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि किताबों को घोल के पी जाओ, कि कुछ भी है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हमें हार्ड वर्क तो करना है लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क करने का मतलब ये है कि जो भी हमें पढ़ना है, पढ़ना स्मार्टली ही है, लेकिन उसको हमने अच्छे से ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। कुछ भी अननेसेसरी नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में दो जो चीज़ें दी है हमें वो ही पढ़नी है। लेकिन अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो बहुत वास्ट सिलेबस है एंड आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बंदा वो सारा सिलेबस जो है वो सारा रट के घोल के पी के चला जाए एग्ज़ाम देने। हो भी सकते हैं कुछ बच्चे, बट मैक्सिमम बच्चों के बस की बात नहीं है। किसी के भी, मेरे भी बस की बात नहीं है कि मैं पूरे सिलेबस को घोल के पी के एग्ज़ाम में चली जाऊँ। तो हमें वो काम नहीं करना है जो हमारे बस में नहीं है। बट ये नहीं है कि अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं या हम प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे ही नहीं और ऐसे ही चले जाएंगे कि चलो देख के आ जाते हैं एग्ज़ाम। नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है कि एग्ज़ाम्स कितने टाइम के बाद आते हैं, तो हर एक अटैम्प्ट हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। जितना हमारे लेवल पे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं हमें उतनी तो करनी ही है। तो मैं आज आपके साथ में बस उसी प्रिपरेशन की थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि किस तरह से हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है फ्यूचर में। क्योंकि बिना डायरेक्शन के अगर आप पढ़ाई करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें। क्योंकि अभी टाइम हार्ड वर्क वाला नहीं है, स्मार्ट वर्क वाला है। तो हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो कि हम बताए कि हमें किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो है वो शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वो पसंद आए। जो पूरा नहीं कर सकता एटलीस्ट उसका कुछ भी करेगा ना तो भी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ 2-4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिसके थ्रू जो है कि जो आपको पहले तो दिमाग में पहले ही रखनी है, प्रिपरेशन से पहले ही वो चीज़ें रखनी है कि ये चीज़ तो मुझे करनी ही है। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। जब तक हमें सिलेबस ही पता नहीं होगा हम प्रिपरेशन क्या करेंगे, है ना? अगर हमें किसी जगह जाना है, मैप होगा तभी तो हम जा पाएँगे। ऐसे कैसे हम बिना मैप के कहीं पे भी जा सकते हैं? तो सबसे पहले जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का हमें सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूँगी थोड़ी देर में सिलेबस। और दूसरा काम जो हमें करना है, सबसे पहले तो सिलेबस रख लीजिए सारे अपने पास में जो भी सिलेबस है। उसके बाद आपने चूज़ करना है, ये नहीं कि जितनी यूनिट्स हैं हमने सारी ही प्रिपेयर करनी है, हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। सिलेबस को गो थ्रू करिए। आपको जो टॉपिक लग रहे हैं कि आप उनको ईज़िली समझ सकते हैं, आपको वो आते हैं या आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको चूज़ कर लीजिए कि मैंने ये टॉपिक जो है वो हर यूनिट से सिलेक्ट कर लीजिए। इतना तो सबको पता ही होता है कि हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, किस टॉपिक के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है। उन टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़िए, नहीं, नहीं पॉसिबल है। आप क्या करिए, हर एक टॉपिक से, हर एक यूनिट से अपने सिलेक्टिव टॉपिक्स को पिकअप कर लीजिए कि मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक ही इस चैप्टर से प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, कुछ ना पढ़ने से कुछ पढ़ना बहुत बेटर है ना? तो हमने वो सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने करनी है सिलेक्शन हमारे टॉपिक्स की। जो भी टॉपिक्स हमने प्रिपेयर करने हैं हम उसकी करेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा 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 और हो गया, कि एक बार रिवीजन करा, 2 बार रिवीजन करा, हो गया। नहीं, हमने करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके एग्जाम प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो आपको लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, ये टॉपिक तो हमें सब समझ आ गया ये। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो या और MCQ सॉल्व करते हो तब आपको उस टॉपिक के बारे में ना एक अलग ही डायमेंशन पता चलता है कि इस क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि थ्योरी सभी पढ़ के गए होते हैं, टॉपिक सभी को पता होता है कि किस टॉपिक से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन उस टॉपिक से डायरेक्ट तो क्वेश्चन आएंगे नहीं कि एग्जैक्टली उठाया और आपसे पूछ लिया। हो भी सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। अब थोड़े फ्रेमिंग्स जो है वो चेंज कर देते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल। तो जब तक आपको हर एक स्टेटमेंट का नॉलेज नहीं होगा आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे उस चीज़ को। तो उस चीज़ के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बस ये 3 चीज़ें ही हैं जो अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके लिए
ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में वो है कंसिस्टेंसी। जब तक आप में एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो भी नहीं कर सकते कि एक दिन पढ़ लिया अच्छे से ईमानदारी से और फिर 1 हफ़्ता रेस्ट कर लिया कि अब हम थक गए जी, हमने बहुत पढ़ लिया, अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी है, क्योंकि अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी रिसेंट नोटिफ़िकेशन आई है उसके बेस पर आपको पता है 17th जुलाई में आपका जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है अगर हम अभी भी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करते हैं तो। तो इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको मैक्सिमम टॉपिक्स की वीडियोस डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा दिया करूँ या हर अल्टरनेट डे प्रोवाइड करवा दिया करूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब से मैं आपके लिए कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियोस लाने की, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। जितने मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और बिल्कुल क्रिस्पी टू द पॉइंट नोट्स मैं आपके लिए लाऊँगी। कोई ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जितनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम बस उतना ही पढ़ेंगे। बस आपको एक प्रॉमिस करना है खुद से भी और मुझसे भी कि आपको अपनी पढ़ाई में अब थ्रू आउट 2 महीना जो है, 2 ढाई महीना जितना भी एग्ज़ाम के लिए, बस कंसिस्टेंट और डिटरमाइंड रहना है। आप पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो जिस इंसान को लाइफ़ में कुछ अचीव करना है ना, वो अपनी अभी नींद, चैन, सुख सब गँवाएगा। अभी गँवाओगे सारी ज़िंदगी अच्छे से निकल जाएगी, लेकिन अगर अभी रेस्ट करोगे, अभी सोचोगे हमसे हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, तो पूरी ज़िंदगी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बस अब कुछ 2 ढाई महीने अपने लिए निकाल के दे दीजिए। हम जितना आपके बस की है, मैं ये नहीं कहती कि जितने आप लोग सारे सारे हैं सबका ही निकल जाएगा। ऑब्वियसली पोस्ट जितनी लिमिटेड है उतने ही बच्चे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो बच्चे वो होंगे जिन्होंने अपना बेस्ट दिया होगा। पढ़ाई सबने करी होगी, लेकिन सबसे बेस्ट जिसने पढ़ाई करी होगी वो एग्ज़ाम क्रैक करेगा। तो आपको तो एक ही चीज़ पोस्ट चाहिए ना, हर बच्चे को एक ही पोस्ट चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सबको 10-10 पोस्ट चाहिए, एक ही पोस्ट चाहिए। अब उस एक पोस्ट के लिए आप कितना हार्ड वर्क करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे एंड पे जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी करूँगी, बाकी सब आपके हाथ में है। जिसको पढ़ना होगा वो ईमानदारी से पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो वैसे भी अच्छे से टाइम पास कर रहा है, वो आगे भी वैसे ही टाइम पास कर लेगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, बुक्स के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है कि बुक्स हम कहाँ से पढ़ें, क्या बुक्स को हम फॉलो करें या क्या नहीं पढ़ें। सबसे बेस्ट सोर्स जो है आपकी किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज़ योर एनसीईआरटी। सबसे पहला काम तो अपने बेसिक्स क्लियर करो एनसीईआरटी से, क्योंकि अब आपका लेवल इतना तो हो चुका है कि एनसीईआरटी पढ़ना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं रही है। एनसीईआरटी पढ़ना, एक चैप्टर को तो आप चलते फिरते जो है वो 1 आधे घंटे में ईजिली पढ़ सकते हो अच्छे से। 1 घंटा मैक्स टू मैक्स 1 डेढ़ घंटा रख लो, जिसके बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर है तो 1 घंटे में जो है वो आपके टॉपिक्स जो हैं बहुत ईजिली क्लियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेस्ट तो आपके लिए एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी के नोट्स 11th 12th के, इवन 9th 10th के भी, अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा पढ़ने का, आपने 11th 12th ऑलरेडी पढ़ रखी है, आप 9th 10th से भी उठा सकते हो जिसको और बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं। तो मोस्टली 11th 12th की बुक्स सफिशिएंट होती हैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए। प्लस इसके साथ साथ आप प्रदीप की जो पब्लिकेशन, प्रदीप पब्लिकेशन की जो बुक होती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास में वो बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई, अगर आपके पास नियर बाय कोई बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो 11th 12th में पढ़ते हैं, आप उनसे उनकी बुक्स जो है वो बोरो कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, जो पास आउट हैं, या खुद के लिए खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। बट अभी अगर मैं आपको बोलूँ तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रदीप पब्लिकेशन की पूरी बुक को पढ़ पाएँ, क्योंकि इतना टाइम अब हमारे हमारे पास में बचा नहीं है। तो अभी मेन फोकस आपका एनसीईआरटी पे होना चाहिए। और ये नहीं कि एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी तो सारी ही पढ़नी है, लेकिन प्रदीप की बुक को आपने पूरा नहीं पढ़ना है। प्रदीप से आपने वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड है। उन्हीं टॉपिक से आपने कुछ एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल चीज़ें जो है वो उठानी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है उसमें। क्योंकि प्रदीप की बुक बहुत मोटी सी है, बहुत बड़ी बुक है वो भी, उसमें बहुत एडिशनल चीज़ें दी हैं जो शायद हमारे काम की भी नहीं है। वो हमारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमें नॉलेज बढ़ाने के लिए तो पूरी टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास में। अभी हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हमें उस बुक से सिर्फ उतना ही मटेरियल पिक करना है जितने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो बस ये 2 बुक्स अगर आपने फॉलो कर ली तो वेल एंड गुड। और रही बात, क्योंकि पीजीटी आपका मास्टर लेवल तक का सब्जेक्ट उठाता है, तो सिर्फ प्रदीप्स और एनसीईआरटी अकेली यही सफिशिएंट नहीं है। इससे आपके बेस और छोटे-मोटे जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो निकल जाएँगे। लेकिन अगर आपको हायर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब हायर टॉपिक्स जो हैं, जैसे डैब बायो है, वो आपको +1 +2 में नहीं मिलेगी। डैब बायो है, सेल बायो के बहुत से सिग्नलिंग पाथवेज़ हैं, वो आपको 11th 12th की बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिया करूँगी। शॉर्ट में वीडियो बनाऊँगी, हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके लिए आपको जो है वो हायर बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए तो मैं प्रेफ़र करती हूँ फॉरेन ऑथर्स की ही बुक है। जैसे जैसे आप नेट वगैरह के लिए गिलबर्ट वगैरह से आप डेव बायो पढ़ते हो, है ना? ब्रूस एल्बर्ट आपकी सेल बायो के लिए होती है। तो ये बहुत बड़ी-बड़ी बुक्स हैं, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है
इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में, क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज चाहिए इन बुक्स को पढ़ने के लिए। तो हमें भी डीप नॉलेज में नहीं जाना है। जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक्स होंगे ये हायर लेवल के, वो मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर दिया करूँगी, बशर्ते आपको उसको डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, समझना है। जहाँ दिक्कत आती है आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, उस वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट लिख के बता सकते हैं कि मैम हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या इस टॉपिक का समझा दीजिए, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो जो है वो लेके आऊँगी। बस आपने ईमानदारी से चैनल के साथ जुड़े रहना है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल प्रिपरेशन की, और अपने आप भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास बनाओ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने आपको ज्ञान दे दिया है। नाउ अभी हम एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस जो है वो क्या है। देखो, जो सबसे पहला तो 80 मार्क्स का ये आपको बायोलॉजी का सेक्शन आएगा। 20 में आपका अलग जीके वगैरह जो भी है ना वो चीज़ें आ जाएंगी। बीएड से कुछ सिलेबस आएगा, तो उस पे हम लोगों को नहीं जाना है। हमारा काम अपने बायो से, तो हम बायो से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। जैसे बायो में आपका सबसे पहला डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो डाइवर्सिटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत वाइड भी है। इसमें आपका जो भी आप 11th 12th में पढ़ते हो ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है ना। एनिमेलिया, जो भी आप प्लांट किंगडम में जितनी भी एलगीज पढ़ते हो वो सारी जो है इसमें आ जाती हैं। इवन इसमें कुछ जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो आप पढ़ते हो ना, उसमें जो पार्ट आता है फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स की आपने पढ़ी हुई है, वो वाला टॉपिक, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारा जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आप पढ़ सकते हो या आपने पढ़े हैं, वो चूज़ कर लो कि हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है पढ़ा हुआ है, तो हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये नहीं कि इसमें तो देखो एलगी कितना छोटा सा लिखा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि एलगी बहुत छोटी है, एलगी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये सिलेबस देखने में जितना कंसाइज़ लग रहा है ना, ये उतना है नहीं। इसका एक-एक एल्गी भी पढ़ने लगेंगे ना, तो एल्गी भी बहुत बड़ा है। फंजाई पढ़ने लगेंगे, फंजाई भी एक पूरा वीडियो ले जाएगा। तो इस ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स पे एक पूरी वीडियो जा सकती है। तो ये बहुत वाइड सिलेबस है। हमसे मैं कोशिश करूँगी जितनी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ नॉलेज टॉपिक से रिलेटेड, उतनी मैं आपको ले आऊँ। बाकी जो है जितनी आप खुद अपने एंड पे कर सकते हो, आप उतनी करो। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, डाइवर्सिटी बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम है ना, पॉरीफेरास, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, इसमें से अगर किसी ने अपनी मास्टर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, वेल एंड गुड, उनको प्लस पॉइंट है। लेकिन जिसने नहीं करी है, जिसकी ज़ूलॉजी है, या फिर जिसको इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली में माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में, तो वो इसमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स चूज़ कर सकता है जो उसको ईजी लग रहे हैं पढ़ने के लिए, और बाकी वो स्किप कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। वायरसेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर हो गया उसका, रिप्रोडक्शन हो गई, ये इंपॉर्टेंस है। माइक्रोबायोलॉजी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आती है तो। उसके बाद प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट है। प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट भी उतना कुछ मैं आपको नहीं कहूँगी कि बहुत ही टफ चैप्टर है कि नहीं पढ़ पाओगे। बेसिक सा जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है, ईजी है पढ़ने के लिए। एक बार पढ़ोगे एग्जाम में याद रहेगा। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, एडिबल ऑयल्स, ड्रग्स वगैरह, ये थोड़े से आपको ये क्रैमिंग वाली चीज़ें, याद रखने वाली चीज़ें। बाकी तो इतना कुछ है नहीं। सेलुलोज, स्टार्च वगैरह, ये तो बेसिक से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। बाकी अगर किसी को जैसे ये एथनोबायोलॉजी, बॉटनी किसी ने नहीं पढ़ी हुई है, वो स्किप करना चाहता है तो वो कर भी सकता है। देन डैब बायो की बात करते हैं। डैब बायो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें से पूछे जाते हैं, और इतना ईजी भी नहीं है लेकिन इतना टफ भी नहीं है। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट एक बार डैब बायो में बना लिया, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कोई छिड़खानी नहीं की जाती क्वेश्चंस के साथ में कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, इसमें ये कर दिया, उसमें वो कर। जितना आप पढ़ के जाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डैब बायो जो है वो एक बहुत ही आपका अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी वेटेज होती है इस चैप्टर की। उसके बाद अगर हम बात करें सेल बायो की, तो सेल बायो में मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे सेल बायो की बना के रखी हुई हैं, हर ऑर्गेनेली की, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी सिग्नलिंग वाला पार्ट है वो मैं अब आपको अभी अपलोड कर दूँगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स तक तो शायद मैंने डाल के रखा है, बाकी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, कॉम्प्लेक्स, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम, ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी आपको। और ये पैकेजिंग ऑफ जीनोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनेलीज तो है ही इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, इनका ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं कोशिश करूँगी आपको वीडियोस लाने की अपने एंड पे, जितनी मुझसे पॉसिबल हुई तो। इसके बाद जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स भी एक अच्छा खासा वेटेज देने वाला चैप्टर है। मतलब कि अगर जिसने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ लिया है, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इसमें भी कॉन्सेप्ट बेस ही चैप्टर है ये, कोई इसमें अलग से बड़ा याद करने वाली क्रैमिंग की चीज़ें नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। अगर आपने अच्छे से समझ ली हैं चीज़ों को, तो आप बहुत ईजिली जो है वो इस क्वेश्चन इनको कर सकते हैं। और इतने हाई लेवल का क्वेश्चन पीजीडी में पूछे भी नहीं जाते हैं।
जेनेटिक्स से बेसिक नॉलेज है कॉन्सेप्ट की, इजीली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। जैसे जीन स्प्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। जेनेटिक कोड्स पे आपसे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। म्यूटेशन से तो मतलब ऐसा सोच लो कि फिक्स्ड होता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा मतलब। और इसके अलावा आपका जो है जीन मैपिंग हो गया, उस पे कि जीन मैप करके बताओ, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मल्टीपल अलील्स वगैरह, इनके ऊपर, ये सारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो न्यूमेरिकल्स इतने टफ भी नहीं होते हैं, रेशियोज होंगी, प्रोबेबिलिटी होंगी, उस बेस पे क्वेश्चन जो है वो पीछे जाते हैं। इसके अलावा पेडिग्री के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वहाँ से आपके पेडिग्री के ऊपर भी बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यूनिट 8 की बात करें अगर, मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैट्स में, तो इसमें मैं प्रेफर करूँगी आपको, मैं ये बोलूँगी कि जितने टॉपिक्स आप उठा के पढ़ सकते हो बस उतने ही पढ़ें। जो आपको टफ लग रहे हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे बायोस्टैट्स, अगर किसी को टफ लगता है वो बायोस्टैट्स को छोड़ सकता है, क्योंकि अगर कई लोग होते हैं ऐसे जिनको न्यूमेरिकल पोर्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और मैं एडवाइस भी यही करूँगी कि जिनका नहीं है हैंड ऑन इतना स्ट्रॉन्ग बायो इनमें न्यूमेरिकल्स में, वो ना ही करे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरह से रिस्क इन एग्जाम्स में लेना भी नहीं चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है बस उसी को ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। तो इसमें ये सदर्न ब्लॉटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर, म्यूटेशन, पॉलीपेप्टाइड डी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं। ये देखिए पेडिग्री यहाँ पे आ गया, बैक क्रॉस हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सारा ना पढ़ के जो आपसे पढ़ा जा सकता है वही है। काई स्क्वायर टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में जितने भी पाथवेज है, C3 C4 कैम, ठीक है, कितने एटीपी यूज़ हो रहे हैं, कितने एनएडीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए, कौन रिड्यूस हो रहा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका भी नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स, जितने भी शुगर्स हैं उनका पता होना चाहिए। और आपके अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर एक नया क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पिगमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि इस जो ये आपका बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, इसको स्किप ना करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं ये आपको बोलूँ तो आप ना एक क्रोनोलॉजी सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं ये इंपॉर्टेंट वेटेज वाली यूनिट है तो मैं इसको पहले करूँगा या करूँगी। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इकोलॉजी भी इतनी टफ यूनिट नहीं है, सिंपली आपको बस रिवीजन एक बार पढ़ लो, चीज़ों को दिमाग में रह ही जाती हैं। तो मार्क्स गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैं अगर आपको सजेशन दूँ तो इकोलॉजी काफ़ी अच्छा टॉपिक, आप इकोलॉजी प्रेफर कर सकते हो। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो आपको छोड़नी नहीं है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं छोड़ो, ठीक है। बायोस्टैटिक्स अगर आपको छोड़ना है आप छोड़ सकते हो। मॉर्फोजेनेसिस में भी मोटा मोटा सा देख लो कि क्या है, अगर नहीं पढ़ना है तो आप स्किप कर सकते हो। जेनेटिक्स वेटेज वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स स्मॉल बायो एवोल्यूशन, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। इससे बड़े सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपने जेनेटिक्स स्मॉल बायो ये नहीं छोड़ना है। सेल बायो जितना आपसे हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनलीज हैं, लेकिन आपने इसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट, इसका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइटोसिस, मियोसिस हैं, ठीक है, इनकी सिग्नल ट्रांसडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। बायो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आपका ऑप्शनल है, इसको बाद में अगर टाइम बच जाता है तो आप एक रिवीजन मार सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी भी सेम, अगर आपके पास लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप पढ़ सकते हो इसको। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इसको पढ़ ही लो। डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी वाले जो टॉपिक्स हैं वो आप, अगर आप पे नहीं, अगर आप उसको 11th-12th की एनसीईआरटी से भी पढ़ते हो ना तो भी मोर देन सफिशिएंट है वो। अगर आप डाइवर्सिटी वाला पार्ट अगर सिर्फ 11th-12th का भी पढ़ के जाओगे ना, पर ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ के पढ़ के चले गए, अच्छे से बेसिक सारे क्लियर करके जाओगे ना, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी के सारे कर पाओगे, मैक्सिमम कर पाओगे अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। इकोलॉजी मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लो, भूलोगे नहीं, याद रहेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकलेंगे इसमें अगर मैं इकोलॉजी की बात करूँ तो रेड डाटा बुक, रिसेंट जो भी डाटा उसमें है उसको पढ़ के जाओ, लिस्ट पढ़ के जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ से पूछे जाते हैं। और जो कम इंपॉर्टेंट है या जो आप स्किप कर सकते हो, बायोस्टैट्स मैंने आपको बताया, मॉर्फोजेनेसिस आपको छोड़ना छोड़ सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी मत छोड़ना, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्लांट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई बड़ा वो है। माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी से भी आप सिलेक्टिव चीज़ें उठा सकते हो, जितनी आपने पढ़ी हैं, जिसका आपको नॉलेज है वो पढ़ लो, बाकी नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं। डाइवर्सिटी तो मैंने आपको बता दिया, 11th-12th का भी पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, उतना भी। डीप पढ़ना है, किसी के पास में टाइम है, जिसने ऑलरेडी अपने बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं, हाई लेवल का पढ़ना है, तो वो अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स से यही सिलेक्टिव टॉपिक्स जो आपको दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकता है। बाकी मैं भी अपने एंड पे कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे जो है वो
टॉपिक्स की वीडियो देती रहूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि आपको कौन-सी यूनिट से सबसे पहले शुरू करना है। हम उस यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, मैं कोशिश करूँगी आपको कि उस यूनिट से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की आपको वीडियोज़ जो है वो प्रोवाइड करती रहूँ हर अल्टरनेट डे। तो आप मेरे को बता दो कि आपको कौन-सी यूनिट पढ़नी है, जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि हमें ये पढ़ना है, मैं वो पढ़ाऊँगी। अदरवाइज़ फिर मैं खुद अपने हिसाब से कोई भी यूनिट की जो है वो वीडियो प्रिपेयर करके ले आऊँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत बेनिफिशियल लगी होंगी। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत टाइम है, अभी 2 ढाई महीने हैं। हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, इतना भी नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। पैनिक किसी ने नहीं करना है एग्ज़ाम में। नहीं होता है कोई बात नहीं, हम अपने आप को अगले एग्ज़ाम के लिए तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 के 10,000 को जॉब मिलेगी तो किसी 5 या 9 को ही, है ना? तो हमें अभी फ़ोकस करना है अपने नॉलेज के ऊपर कि हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में बिठा दो, आपको किसी भी इंटरव्यू में बिठा दो, जब आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है ना, तो आपकी लाइफ़ के आधी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको कोई डर नहीं होता है कि मैं यहाँ पर्टिकुलर इंटरव्यू देने जाऊँगा या जाऊँगी, तो मुझसे इन्होंने ये पूछ लिया, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। आपको अपना नॉलेज बढ़ाने पे ध्यान देना है, ये नहीं सोचना कि जॉब तो चलो सबको ही चाहिए, बट मेन आपका फ़ोकस होना चाहिए नॉलेज गेनिंग में कि आप कैसे अपना नॉलेज को और ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हो। जब नॉलेज आएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप आपके पास आ जाएँगी, ठीक है? तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है कि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जितना टाइम है, उतने टाइम में जितना अपना बेस्ट दे सकते हो, उतना देंगे हम, ठीक है? डोंट गेट पैनिक और रिलाई ऑन मी एंड ऑन योरसेल्फ। आराम से पेशेंटली हम जो है इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सब अपना-अपना टॉपिक बता दो कि किसको कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन सी यूनिट शुरू करनी है, फिर हम उस यूनिट से डेली एक-एक टॉपिक जो है वो पढ़ा करेंगे। डेली मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ, तो मैं कोशिश करा करूँगी कि डेली ना तो अल्टरनेट डे तो मैं आपके लिए एक वीडियो, एक टॉपिक ही ले ही आऊँ, ठीक है? इससे क्या होगा कि थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ोगे ना आप, एक यूनिट आप अपना पकड़ लो, जो आपको खुद अपने आप डेली प्रिपेयर करनी ही करनी है, जो मैंने आपको बताया ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोंट रिलाई ऑन मी कंप्लीटली कि मैम बताएँगे, आप कहीं और से भी उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, है ना? अपना एक टाइम टेबल बना लो कि हमने ये पर्टिकुलर यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसका ये टॉपिक हमने पढ़ना है। बाकी मैं भी अपने एंड पे कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, वो अपना बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँ। मैं अपने एंड से भी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रिपेयर कराऊँ और जितना ईज़ी लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे सकूँ, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। ये नहीं सोचना कि हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा निकल जाएँगे आगे। अपने अराउंड एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, ठीक है? जब तक आपके आस-पास वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा ना, आपके अंदर भी मोटिवेशन नहीं आएगी पढ़ने की। तो कोशिश किया करिए कि अपने अराउंड ना ऐसे 2-4 लोग रखो कि वो पढ़ें, तो आपको भी मोटिवेशन मिले कि हमें भी पढ़ना है। ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, उतने ज़्यादा लोगों को शेयर करो वीडियो। और अगर कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही कि मैम आप ये बहुत फ़ास्ट पढ़ा रहे हो या आप इस वे से मत पढ़ाओ, ये करो। आप मुझे सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ समझ, आप मुझे वो भी बोल सकते हो कि मैम हमें नहीं आ रहा आपका समझ, ठीक है? कोई वो नहीं है कि देख ही लेनी है, ठीक है? तो आराम से अपना पढ़ो और वीडियोज़ देखो और डिटरमाइंड रहो, कंसिस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई में। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज़ देयर, कमेंट कमेंट करो मुझे। और हाँ, जो मुझसे प्रीवियस वीडियोज़ के नोट्स माँग रहे थे, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अभी मेरी वो वीडियोज़ बहुत पुरानी हैं, तो एक्चुअली मेरे पास में अभी तो वो नोट्स अवेलेबल नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियोज़ के जितने भी मैं आपको कंटेंट दूँ, उसके मैं आपको पीडीएफ्स जो है, या तो मैं एक टेलीग्राम बना के आपको उसमें भेज दूँगी, या मैं आपको कोई ड्राइव का लिंक भेज दूँगी। उस ड्राइव से जो है आप वो जो है एक्सेस कर सकते हो उसको। क्लियर? तो चलिए, बहुत लंबा प्रवचन हो गया। अब अपनी प्रिपरेशन हम कल से शुरू करेंगे। मुझे जल्दी से आज अपने-अपने टॉपिक्स बता दीजिए, ताकि मैं कल ही आपके लिए कोई अच्छी सी टॉपिक पे वीडियो ले आऊँ, या फिर मैं खुद अपने हिसाब से डिसाइड कर लूँगी कि हमें कौन-सी यूनिट प्रिपेयर करनी है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।